साउंड टेक 7 एक्शन। बात आलोक शर्मा आपसे। आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी चुप कर बे कुत्ते। नहीं, हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खिलेगा। और ना ही ये मोदी जी का 0.3 है, ये 3.0 है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है। अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा। और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं, जो पिछले 2 दिन की घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप में बयान कर रही हैं। एनसीपी नाराज़ है, टीडीपी और जनसेना में वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, गोपी रिज़ाइन करने की बातें खबर आ रही हैं, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसका आपने अभी बताया, स्पीकर कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ नहीं है। हमने तो पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था खड़गे साहब के यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई कि हम सही समय पर अगर कहीं पर कोई चीज़ होगी तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं, किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से कि भाई हम क्या करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब दूसरा है, आपने एक बहुत रोचक बात कही कि अलायंस के पार्टनर्स ज़्यादा पैसा ले जाकर अपने राज्यों में दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मोदी साहब के यहाँ पर अलायंस के पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा और तब अलायंस चलेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर तमाम सवाल उठेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि स्पीकर अगर बीजेपी का बनता है, आप हो सकता है जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हों वो बन जाएं, लेकिन उन कोई भी मोदी जी के सरकार में दोबारा स्पीकर अभी तक तो बना नहीं और नहीं बनेगा। जहाँ तक मेरा आकलन है, कोई ना कोई डमी आएगा, तीसरा व्यक्ति जो विपक्ष को बोलने नहीं देगा। और जब विपक्ष को बोलने नहीं देगा और विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा, तो जो ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है इसमें फिर दिक्कत आएंगी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सब चीजें देश के लिए घातक हैं। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो, लेकिन अब वो देश की सरकार है। हाँ। अब हम चाहेंगे कि सरकार है तो जो वायदे उन्होंने सरकार ने किए हैं उनको पूरा करें। अब आलोक जी, उड़ीसा में आज 6 दिन हो गए। हाँ। मानक जी, अंतिम बात कह रहा हूँ मानक जी में, उड़ीसा में मैं बधाई भी दूंगा न्यूज़ 24 को भी और मानक जी को भी। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की भाई 6 दिन हो गए कौन सीएम होगा, क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी पुनः शुभकामनाएं। शुभकामना। ठीक है आलोक जी, सरकार चलाएं, अब मुझे हमारी शुभकामनाएं। अब मुझे ये बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं हैं, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए 99 वाली, 99 से शुरू करिए, 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4-4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए दोबारा। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई हैं ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ दीजिए आलोक जी, आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया, आपकी सीटें डबल हो गई, अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। देखिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाएं, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथ ही भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता है बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने दीजिए ना, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता। पिटीशन थी मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए, और एक जगह नहीं 85 जगह ऐसा है जहां ट्रांसपेरेंसी में कमी है। ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी और मीडिया के कुछ साथी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मैं फिर कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मानक जी, आपको इलेक्शन कमीशन का क्या बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके और पाक साफ होके निकली है। पाकिस्तान का ईवीएम ना एक सेकंड, मैं ईवीएम का बचाव फिर कहूंगा वो, क्योंकि ईवीएम पर जब तक कोई सबूत ना आ जाए कि हाँ बेईमानी हुई, वोटों में हेराफेरी हुई, मैच नहीं कर रही वीवीपैट और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वो, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट या कहीं भी कोई मिसमैच, जब तक वो नहीं है तब तक आलोक जी सवाल उठाना अब जायज नहीं है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत चला गया, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया। अब तो कम से कम आपको मान लेना चाहिए ईवीएम ठीक काम करती है, और अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी का मसला है मैं आपके साथ खड़ा हूं। कैसे मान लूं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ मानक जी, हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा हो जाए, हम तो इसी में प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी का। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी में कमी है तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। ठीक है, वो कितनी बात बताइए। आलोक जी के लोग लगातार कह रहे थे, संन्यास दिलवाना था उनको। हाँ, ओके, आलोक जी आप लगातार कह रहे थे बीजेपी का बहुमत नहीं आया, एनडीए की सरकार बैसाखियों वाली, कमजोर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जैसे बना है ना आलोक जी, उससे तो ऐसा लग रहा है किसी के दबाव में पीएम आए नहीं है, यानी सरकार बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहली और दूसरी चली है। कमजोर पीएम नहीं होने वाले, देख लीजिए, किसी के दबाव में नहीं आए। देखिए, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए, सबसे पहले तो कमजोर और मजबूत प्रधानमंत्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री वो मजबूत नहीं होता जो ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे, जो ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे दलों को डराता हो, वो कभी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। जो चाइना के सामने घुटने टेक देता हो वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो मीडिया के साथ ही मजबूत और कमजोर प्रधानमंत्री की परिभाषा अगर किसी को समझ ना आए तो मैं समझा दूंगा किसी दिन बैठकर। अभी मेरे पास एक आरएसएस के साथी आए हैं, अभी आकर बैठे हैं, ये पर्ची दे के गए हैं मुझे। इस पर्ची पे नाम लिखा है भाजपा के अगले अध्यक्ष का, क्योंकि पर्ची वाली पार्टी है ना ये तो। मानक जी, पर्ची आई है, इसमें पर्ची में नाम लिखा है। ये आरएसएस का एक व्यक्ति आया, बिल्कुल ऋषिकेश से आया, कहोगे तो मैं अभी दिखा दूंगा फोटो पे। अच्छा, आपको झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। सरकार तो बनी गई ना, मंत्रिमंडल में लखन पैजार हो रहा है, कोई बात अच्छा रुकिए, अरे जफर भाई बोलने दीजिए ना, मजा आएगा, रुकिए ना जफर भाई बोलने दीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने दे रहा हूं। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं, ये पर्ची आ गई है। हाँ। और इस पर्ची पे बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लिखा है, और इस पे लिखा है कि आरएसएस ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल हम डिमांड करेंगे कि कांग्रेस में चुनाव हो, और हमारे यहाँ जीवन में कभी भी चुनाव नहीं होगा। इस पर्ची में ये भी लिखा है, इस पर्ची में ये भी लिखा है नड्डा जी को बिना प्राइमरी मेंबरशिप के हमने एक्सटेंशन दे दी थी। और इस पर्ची में ये भी लिखा है कि अमित शाह जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, नड्डा जी के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये सारा इस पर्ची में लिख के देखा है। न्यूज़ में आप लोग ब्यूटीफुल
सुनिए ना भाई, डीप फेक में आप मानक जी रोकिए ना भाई, मानक जी रोकिए ना एक बार जो काम करते हैं उसमें आज अरे यार ये क्यों परेशान हो रहे हैं जफर भाई? दिखा रहे हैं। अरे जफर भाई सुनिए ना, बता दिया कि पूरे कैंपेन में आपने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जफर भाई इस्तेमाल किया इजरायली कंपनी का। अच्छा रुकिए जफर भाई एक सेकंड रुकिए ना, मानक जी मुझे 10 सेकंड एक एक करके अरे आलोक जी पर्ची खोल के बताइए ना जरा, पूरा देश जानना मानक जी, बीजेपी के नेता भी जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष कौन बनेगा। खोलिए ना, देखिए बताइए ना क्या नाम लिखा है इसमें लिखा है, इसमें एक सेंटेंस और लिखा है कि 4 लोगों का चयन हुआ है जिसमें से एक व्यक्ति शॉर्टलिस्ट होगा और उसमें जो हम 2 हैं वो डिसाइड करेंगे कि सबसे डमी कौन रह सकता है, उसका नाम 4 में से टिक होगा। ओके जफर साहब आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए जफर भाई बोलिए। नड्डा जी ने खुद ही कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो अब इसमें से 4 में से जो सबसे डमी होगा जिसको अमित शाह जी हाथ पकड़ के पीछे फेंक सकेंगे वो बनेगा। संजीव ये मंत्रिमंडल बन गया और जैसा मैंने कहा क्या आप सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को कि मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा जरूर है अगर आप तुलना करें 19 से और 14 से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी के दबाव में आए हैं अभी तक। आपको भी ऐसा लगता है संजीव, और आपको लगता है वो गठबंधन की सरकार चला लेंगे आराम से? ये फंस गया सीएम। देखिए ये जो मीडिया का अभी भी जो मुख्य धारा का मीडिया है ना मानक जी, मोदी जी एंड कंपनी की तो ये बात बाद में गले उतरेगी कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया का ही एक बहुत बड़ा वर्ग ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये गठबंधन की सरकार है। मुझे ये समझ में नहीं आता मानक कि लगातार ये बात क्यों हो रही है कि ये सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 14 और 19 की थी। आपने कहा अपने इंट्रो में कि बिल्कुल मोदी की छाप नजर नहीं आ रही है क्या? अरे भाई 240 सांसदों की पार्टी सबसे बड़ा दल है, गठबंधन को लीड करेगी, लेकिन ये 14 और 19 जैसे नहीं चल सकती। अगर चलेगी वैसे चलाने की कोशिश होगी तो गिर जाएगी। ये बात समझनी पड़ेगी सबको। मुझे समझ नहीं आता मीडिया जो साथ देने की कोशिश करता है वो दरअसल नुकसान पहुंचाता है इस सरकार का। वो मोदी सरकार बोली 400 पार, सारा मीडिया बोलने लग गया 400 पार, रह गए 240, क्योंकि वही एम्प्लीफिकेशन जो वहां से होता है वही वापस मीडिया से चला जाता है और वो एक दूसरे की बात सुन सुन के सोचते हैं बहुत सत्य का चारों तरफ प्रवाह फैल रहा है। तो प्लीज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो एक लेसन हम सब के लिए, मीडिया के लिए, सबसे पहले तो आप मुझको आपको वो कुछ करना चाहिए, धन्यवाद सम्मान, कि मैं तो कह रहा था अपने आप पे बहुमत नहीं मिलेगा आपके शो पे 2 महीने से, जब आप सभी इस दिशा में चल रहे थे कि जी ये होगा वो होगा। देखिए बात ये है कि किसी की ना बुराई है ना किसी की तारीफ है। संसद चलती है संख्या गणित पे, संख्या गणित पे इस सरकार को बैसाखियों की जरूरत है। अब वो सुप्रिया श्रींदर जैसे बैसाखियां बवाल मचाती हैं कि नहीं, या ये बैसाखियों को कितना सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मिलजुल के चलेंगे, सारी समस्या ही मोदी जी को बहुत जबरदस्त अनुभव है। उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे, लेकिन उनको सहयोग लेके चलने का कोई उनका एक भी दिन का शायद अनुभव नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रचंड बहुमत से बने। तो ये चुनौती है, अगर इस चुनौती के साथ वो सहज हो जाएंगे तो मजे से 5 साल सरकार चलेगी। अब ये होगा कि जी मोदी जी की छाप है मंत्रिमंडल में, सब बड़े मंत्रालय भी उनके पास रहेंगे, स्पीकर भी उनके पास रहेगा, तो कैसे चलेगी बताइए? अगर आप गठबंधन दल होते तो आप ये चलने देते क्या? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं मानक जी क्या बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। क्या आज तक जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर है क्या? वो इकोनॉमिकली सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर है। उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले व्यक्ति को तो नहीं पता था, जफर भाई को भी नहीं पता, लेकिन कम से कम मीडिया वाले साथी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किस बात पर बोला ये तो समझ लीजिए पहले आलोक जी। आप भी शुरू हो जाते हैं बस। मैंने किस बात पर बहुत बढ़िया सुनिए ना भाईजान, एक सुन तो लीजिए, मैं शुरू नहीं होता। अरे आप सुन लीजिए मानक जी, अभी भी कि वो एनडीए के सारे सहयोगी दलों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। एक मिनट मानक जी, ये कौन सा तरीका हुआ कि अगर हमारा बहुमत होगा तो अब्दुल को टाइट कर देंगे और बहुमत नहीं होगा तो अब्दुल को छूट दे देंगे, और उस पर भी आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या हो गया भाई आप लोगों को? आपको जफर से सवाल पूछना चाहिए कि पूर्ण बहुमत होगा तो मुसलमानों को टाइट कर देंगे हम, और अगर पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार चलेंगे। क्या हो गया भाई आप लोगों को? आलोक जी सुनिए, मैं कहता हूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए,
लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अमल जब होगा जब मोदी जी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाएंगे या उनकी अल्पमत की सरकार होगी कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा, तब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अमल होगा, और नहीं तो अब्दुल को टाइट रखेंगे। मेरा कहने का फर्क समझिए। वापस आता हूं, मोदी तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? जी अपने आप में बड़े जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं। चाइना किससे डरते हैं तो चाइना को तुरंत क्लीन चिट दे देते हैं। सीटें कम आती हैं, थोड़ा सा भी किसी राज्य में 2-3 में हारते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो जाते हैं। अयोध्या वालों ने हरा दिया तो जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ पे चले गए। मोदी जी बहुत जल्दी पलटते हैं। मेरे पास अभी 3 पर्चियां आई हैं। ये 3 पर्चियां मानक जी मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक तो पूरी तरह से ये आया है कि उड़ीसा का सीएम कौन होगा, वो ढूंढ रहे हैं। 4 ऑप्शन आ गए हैं कि सबसे कम बोलने वाला, सबसे कम डमी, जिसको पीएमओ से कंट्रोल किया जा सके, उसका नाम होगा। दूसरी पर्ची आरएसएस के भाई ने दी है कि जो अभी आनंद जी कह रहे थे ना कि मोदी जी ये मोदी जी वो, मैं फिर कहूंगा जिस दिन ये पर्ची में लिखा है मानक जी, जिस दिन बिना पीएम और बिना सीएम की कुर्सी के मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, ये आरएसएस के आदमी ने लिख के दिया है, बनारस में 3 लाख वोट से हारेंगे। और अगर यकीन ना हो अनंत जी तो एक बार रिजाइन करा के 2 महीने पहले जब भी चुनाव हो और उसके बाद लड़वा के देख लीजिएगा। एक बात और आई थी, ये भी आरएसएस के आदमी ने पर्ची पे लिख के दी है। इसमें लिखा है कि झूठे और अहंकारी व्यक्ति पे हमेशा शक करो, वो नीतीश से बढ़ के पलटू मार हो सकता है, वो किसी को भी कुछ दे सकता है अपनी खाल बचाने के लिए, कि उनको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार गिरती है, दूसरी कोई सरकार आती है तो आधी बीजेपी कहीं ना कहीं जेल के अंदर दिखाई देगी। तीसरी अंतिम बात भी लिखी है इन्होंने इस पे लिखा है कि बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग करा लो और उसमें कहो कि गुप्त मतदान होगा, 56 इंच के सीने को पता चल जाएगा कितनी वोट ओके जफर इस्लाम आपका खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।